नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार के लिए उठाए कुछ महत्वपूर्ण कदम। अब हर खेत तक पहुंचेगा पानी। कामधेनु डेयरियां पशुपालकों के लिए फायदेमंद। गेहूं भंडारण के लिए है अच्छे भंडारण की जरूरत। और आम के पेड़ों को बचाएं कीटों एवं बीमारियों से। और अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की तरफ से पिछले 6 महीनों में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के प्रोत्साहन तथा प्रसार के लिए कई बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिनमें नए कृषि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों की स्थापना शामिल है। मौसमी आपदाओं का सामना करने तथा खाद्य सुरक्षा को सतत बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। खाद्य फसलों की नई उन्नत किस्में जारी की गई तथा पशुओं से उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। लैब टू लैंड के आह्वान पर कार्य करते हुए कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण करने की पहल की गई तथा किसानों तक अनुसंधान की पहुंच को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के कथन को सार्थक बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि शिक्षा व अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में भी नए कदम उठाए गए हैं, जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हर खेत तक पानी पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को अमली जामा पहनाया जाने लगा है। प्रधानमंत्री ने खेती की इस महत्वाकांक्षी सिंचाई योजना को गति देने के लिए इसमें मनरेगा का सहयोग लेने के लिए कहा है। सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने को लेकर नदी जोड़ों परियोजनाओं की पहचान कराने और उन पर काम शुरू करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल मनरेगा ने सिंचाई के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में अधिकतर कार्य जल संरक्षण को लेकर किए गए हैं। मनरेगा के साथ सिंचाई व्यवस्था को जोड़ने के बाद प्रधानमंत्री ने इस संबंध में नतीजों की गहरी निगरानी करने पर जोर दिया है। जल संसाधन, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय की इस संयुक्त बैठक में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं पर भी अमल करने पर जोर दिया गया। माइक्रो इरिगेशन परियोजनाओं में स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन से चालू साल के भीतर 1.55 लाख हेक्टेयर असिंचित भूमि को सिंचित बनाने की योजना है। कामधेनु डेयरी परियोजना के तहत अब तक प्रदेश में कामधेनु डेयरियां स्थापित हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में रिकॉर्ड दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध विकास एवं पशुधन विकास विभाग को सक्रियता लाने के निर्देश दिए हैं। शासन की सक्रियता से प्रदेश में अब तक 100 गाय भैंसों की 57 कामधेनु डेयरियां तथा 50 गाय भैंसों के साथ 113 मिनी कामधेनु डेयरियां स्थापित की जा चुकी हैं। शासन से प्राप्त सूचना के अनुसार स्थापित इन कामधेनु डेयरियों से प्रतिदिन कुल 62,000 लीटर दूध का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें से 57 कामधेनु डेयरियां प्रतिदिन 36,000 लीटर दूध तथा 113 मिनी कामधेनु डेयरियों से प्रतिदिन 26,000 लीटर दूध का उत्पादन किया जा रहा है। कामधेनु डेयरियों में कुल 2,990 दुधारू पशु हैं और मिनी कामधेनु डेयरियों में 2,146 दुधारू पशु लाभार्थियों द्वारा क्रय किए गए हैं। राज्य सरकार ने पीसीडीएफ के नियंत्रण में संचालित की जा रही सहकारी दुग्ध समितियों के केंद्र प्रभारियों तथा सहकारी दुग्ध संघों के जिला प्रबंधकों एवं दुग्ध विकास अधिकारियों को किसानों एवं पशुपालकों से अधिक दुग्ध का उपार्जन करने तथा दुग्ध उत्पादकों को समितियों को बेचे गए दूध के मूल्य का भुगतान शीघ्र करने के सख्त निर्देश दिए हैं। दुग्ध समितियों के अधिकारियों और कर्मियों को अब क्षेत्र के सभी ग्रामों में पशुपालकों यानी दुग्ध उत्पादकों से संपर्क करके उनके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले दुग्ध को उनके द्वार पर जाकर खरीदना होगा और सहकारी दुग्ध समितियों को दुग्ध के उपार्जन में वृद्धि करनी होगी। इसकी शासन स्तर पर गहन समीक्षा की जाएगी। भारत पूरे विश्व में अमेरिका के बाद गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। साल 2013-14 में 9 करोड़ 59 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। इस साल गेहूं का उत्पादन 10 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम ठीक रहता है तो इस पर गेहूं के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ोतरी देखी जा सकती है। कृषि मंत्रालय के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 30 जनवरी तक जारी आंकड़ों के अनुसार गेहूं का बुआई क्षेत्र इस साल 305.94 लाख हेक्टेयर आंका गया, जो पिछले साल इस समय की तुलना में ज्यादा है। इस समय खेत में लगी गेहूं की फसल मार्च के अंत तक कट जाएगी। इसके बाद भंडारण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ऑन ग्लोबल फूड वेस्टेज के मुताबिक भारत में हर साल 2 करोड़ 10 लाख टन गेहूं गोदाम भंडारण की अपर्याप्त व्यवस्था होने से सड़ जाता है। ये मात्रा ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की कुल पैदावार के बराबर है।
भारतीय खाद्य निगम की मौजूदा अनाज खरीद प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। जमीनी स्तर पर बहुत कम किसानों को इसका फायदा मिल पा रहा है। आम के पेड़ों के लिए बौर आने का समय सबसे अहम होता है। अगर ऐसे में किसी कीट या रोग का हमला होता है तो पेड़ के उस हिस्से में फल नहीं आते। ये कहना है केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र लखनऊ के प्रमुख विशेषज्ञ का। विशेषज्ञों के मुताबिक इन कीटों से ज्यादातर नुकसान उन बागों में होता है जिनकी किसान ज्यादा देखरेख नहीं करते हैं। ज्यादातर कीटों या रोगों की जब शुरुआत होती है तो सचेत किसान जल्दी इसके लक्षण पहचानकर इसका इलाज करते हैं और फसल को बड़ा नुकसान नहीं हो पाता है। इस समय आम के वृक्षों पर गुजिया यानी मिलीबग के उपचार के लिए आम के तने के चारों ओर गहरी जुताई करने की सलाह और तने पर 400 गेज की पॉलिथीन की 25 सेंटीमीटर चौड़ी पटरी बांधें और पटरी के ऊपर तथा निचले किनारे को सुतली से बांधकर निचले सिरे पर ग्रीस लगाकर सील कर दें। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। लखनऊ की मंडी में गेहूं का भाव 115 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 1440 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1520 रुपए प्रति क्विंटल और इलाहाबाद की मंडी में गेहूं 1510 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो लखनऊ की मंडी में चावल का भाव 1970 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 2150 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा की मंडी में 2155 रुपए प्रति क्विंटल और इलाहाबाद की किसान मंडी में चावल का भाव 2155 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह अगर प्याज के भावों पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में प्याज 1435 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 1640 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा की किसान मंडी में 1570 रुपए प्रति क्विंटल और इलाहाबाद की मंडी में प्याज 1380 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 700 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 640 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में आलू 600 रुपए और इलाहाबाद की मंडी में आलू का भाव 580 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लखनऊ की मंडी में टमाटर का भाव 1010 रुपए, कानपुर की मंडी में टमाटर 980 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा की मंडी में 1120 रुपए प्रति क्विंटल और इलाहाबाद की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत भाव 950 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों और औसत मंडी भाव। अनुमति दीजिए, मिलते हैं समाचारों के अगले अंक में। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह,
आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की चर्चा का विषय रहेगा मेंथा की खेती सहफसली के रूप में आप कैसे कर सकते हैं। और जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सीमैप से डॉक्टर सौदान सिंह को। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि मेंथा की खेती अगर हम सहफसल के रूप में करते हैं तो इसका किसान भाइयों को क्या लाभ हो सकता है? देखिए, ये वास्तव में बहुत ही लाभ इस तरह से है, आम के आम और गुठलियों के दम वाली बात है जी। मेंथा की खेती अगर किसान भाई सहफसली के रूप में करते हैं तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो प्रचलित फसलें की खेती कर रहे हैं जी, उनकी खेती पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता जी। और दूसरा ये है कि दो जो लाइनें होती हैं किसी भी फसल की, उनके बीच में जो खाली जगह रहती है उसका विशेष और वांछित लाभ किसान भाई ले पाते हैं। तीसरा लाभ ये है कि जो फसल है उसकी उत्पादन लागत कम आती है। मेंथा की खेती केवल उतने मात्र खर्चे पर किसान भाई ले सकते हैं जितना खर्चा वो घास निकालने में ही खर्च कर देते अन्यथा जी। तो इस तरह से किसानों को खेत के स्तर पर और खेत के संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए मेंथा की खेती के बहुत लाभ हैं और मेंथा का तेल जो है कम कीमत पर पैदा हो जाता है। जी। अगला प्रश्न डॉक्टर साहब ये उठता है कि कौन कौन सी ऐसी हमारी प्रमुख फसलें हैं जिनके साथ साथ किसान भाई मेंथा लगा सकते हैं और उसका लाभ ले सकते जी हैं? हाँ, देखिए, फसल का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि दोनों फसलों में जो प्रतिस्पर्धा है खास करके सूरज की रोशनी के लिए और भूमि में उपलब्ध जल और पोषक तत्वों के लिए कम से कम हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे बढ़िया फसल है जिसके साथ मेंथा की खेती की जा सकती है वो है गन्ना, उसके बाद खस, उसके बाद है आपकी मक्का, भिंडी, मूली, प्याज। और इसके अलावा किसानों को जानकर ये बड़ी अच्छा लगेगा कि एक विशेष तरीके से किसान भाई गेहूं के साथ, जिसको हम ओवरलैपिंग फसली कहते हैं जी, गेहूं जब लगा होता है उसके अंदर ही मेंथा लगा देते हैं कटने से पहले। एक विशेष तकनीक है, विशेष तकनीकी है जिसको सह फसली कम, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग जी। तो ये जो तरीका है उसमें किसान भाई गेहूं के साथ भी मेंथा की खेती कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, सहफसली करते समय हमें लगता है कुछ सावधानियों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे कुछ आप हमें टिप्स दीजिए जिससे कि वो मेंथा की फसल अगर प्रमुख फसल के साथ उगा रहे हैं तो उनको मेन क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? निश्चित तौर से देखिए, ये फसल विशेष के हिसाब से आदमियों को, सभी किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे अगर गन्ने के साथ खेती कर रहे हैं तो गन्ने के दो लाइनों के बीच में जो दूरी रहती है वो 90 सेंटीमीटर के आसपास रहती है जी। तो किसान भाई 1 से 2 लाइन भी ले सकते हैं। अगर गन्ने की जो जुड़वा विधि है, जुड़वा विधि का इस्तेमाल करें तो गन्ने की एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी, फिर बीच में जो स्थान बचेगा 1.5 मीटर के आसपास हो जाएगा। इसमें 2 लाइनें मेंथा की ले सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो फायदा दोनों फसलों को और ज्यादा होगा जी। इसी तरह से अगर गेहूं के साथ, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि गेहूं के साथ जब गेहूं में पहली सिंचाई हो गई हो जी, उसके बाद किसानों को जो अगर जड़ द्वारा लगा रहे हैं तो जड़ सीधे डाल देनी चाहिए जी।
लेकिन जब पौधरोपण के द्वारा कर रहे हैं तो जब अंतिम सिंचाई गेहूं में जो पकने से पहले वाली सिंचाई एक तरह से समझ लीजिए, अंतिम सिंचाई या उससे एक और सिंचाई पहले मेंथा के पौधरोपण कर देना चाहिए, क्योंकि गेहूं कटते समय खेत सूखा होना चाहिए, अन्यथा गेहूं को विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो उनके पास समय केवल ये बचता है कि गेहूं में अगर लगा रहे हैं तो अंतिम सिंचाई के साथ या अंतिम सिंचाई से जो पहली सिंचाई है उस समय मेंथा के पौधों की रुपाई गेहूं के साथ कर दें, फिर गेहूं उसमें से निकल जाएगा करीब 30 से 35 दिन बाद, और फिर मेंथा आगे बढ़ता रहेगा। 1 महीने बाद फिर मेंथा कट जाएगा। तो इस तरह से फसल विशेष के आधार पर विशेष बातों का ध्यान देना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, इस चर्चा से एक प्रश्न ये भी निकलता है कि मेंथा को सह फसल के रूप में ही क्यों, ये एक आत्मनिर्भर फसल क्यों नहीं हो सकती? अकेले मेंथा लगाने में या फिर तुलनात्मक रूप से सह फसली के रूप में, तो किसान भाइयों को किस प्रक्रिया से ज्यादा लाभ होगा? देखिए, लाभ तो निश्चित रूप से सह फसली से ज्यादा होगा अगर वो अपने संसाधनों के बेहतर उपयोग के हिसाब से देखेंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक बात और आई है, जो ये है कि मेंथा में जो बाजार मूल्य है तेल का वो घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो प्रयास ये होना चाहिए कि हम लाभ वही बना रहे, इसके लिए उसी उत्पादन लागत कम कर दें जी। तो उत्पादन लागत अगर हम कर देंगे तो हमारा जो लाभ का जो मार्जिन था वो उतना ही बना रहेगा। तो कुल मिला के शुद्ध फसल ही इसकी होती चली आ रही है, क्योंकि इसका बाजार भाव कम होता गया है। तो इस बात पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अब इसको हम एक बोनस फसल के रूप में, सह फसली के रूप में करें, जिससे कि हमारी उत्पादन लागत कम हो जाए, तो हमारा जो फायदा था, फायदे उतने का उतना ही बना रहे। तो इसलिए ये विशेष रूप से लाभकारी और जरूरी हो गया है कि मेंथा की सह फसली पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और सह फसली से जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दोहरा लाभ हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने लागत की चर्चा करी थी, तो इसी से एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो मेंथा की खेती हम सह फसल के रूप में, उसका तुलनात्मक रूप से उसमें कितनी लागत आ सकती है? किसान भाइयों को ये जानना जरूरी है। हाँ, देखिए, ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है, और यही बात है देखिए जो समझने की है। अगर किसान भाई मेंथा की शुद्ध खेती करते हैं तो उनको 35 से 40 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर का खर्चा करना पड़ता है मेंथा की एक फसल लेने के लिए। और अगर सह फसली के रूप में करेंगे तो उनको जो फसल ले रहे हैं उसके अलावा 20 से 25 हजार अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा, और मेंथा की फसल में जो उत्पादन होगा वो शुद्ध फसल थी उससे थोड़ा कम आएगा। तो कुल मिला के जो उत्पादन के तरीके से लागत का आकलन करें तो शुद्ध फसल अगर किसान लेता है तो उसकी 1 किलो तेल पैदा करने की कीमत उसे 450 रुपए प्रति किलो आती है, और वही कीमत अगर जो मुख्य फसल है उसका भी पूरी तरह से जोड़ ले और खर्चा भी जोड़ ले तो मेंथा की जो उत्पादन लागत है वो घट के 200 से 250 रुपए प्रति किलो हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि मेंथा की लागत, क्योंकि दूसरी फसल भी आप उसी खेत से ले रहे हो, लागत कम और लाभ ज्यादा मिल रहा है, लागत कम हो जाती है और लाभ ज्यादा हो जाता है। कुल मिला के सोचे तो लाभ ज्यादा हो रहा है। जी, ये तो किसानों के लिए एक आर्थिक फायदे की बात है। और हमारी दूसरी आवश्यकताएं, जैसे हमारे गन्ना भी हमारी आवश्यकता है, गेहूं भी हमारी आवश्यकता है, सब्जियां भी हमारी आवश्यकता है। तो सामाजिक ढांचे के हिसाब से, सामाजिक जरूरत के हिसाब से देखें तो हमारी सभी चीजें हमको उपलब्ध होती रहेंगी। ये बहुत बड़ा फायदा है। वातावरणीय बहुत बड़ा फायदा होता है। जब हम किसी फसल की सह खेती करते हैं तो उसमें अपेक्षाकृत कीड़े और बीमारियां भी कम आते हैं। जी। जैसे कि और दूसरी फसलों में रोग या कीटाणु लगते हैं, क्या मेंथा की फसल में भी कुछ रोग हैं ऐसे जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मेंथा भी एक फसल है और बहुत दिनों से होती चली जा रही है, तो इसमें भी कुछ कीट और बीमारियां लगते हैं। और सबसे जो ज्यादा हानि पहुंचाने वाला कीट है वो है दीमक। और दीमक का जो प्रकोप होता है कम पानी में होता है। कम पानी अगर रहे तो दीमक ज्यादा इसको प्रभावित करती है। उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी देना चाहिए, क्लोरोपायरोफॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें कुछ कीट भी आते हैं, उसमें डेमेक्रोन और जो कीटों की दवाएं उनका छिड़काव समय समय पर करते रहना चाहिए। आमतौर पर सह फसली में इनका प्रकोप कम होता है। डॉक्टर साहब, समय बहुत ही सीमित है, चलते चलते एक आखिरी प्रश्न हम आपसे और करना चाहेंगे कि फसल तो हमने लगा ली, सारी प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई, उसके बाद कटाई और प्रसंस्करण के बारे में भी अगर आप थोड़ा सा बता दें तो। देखिए, जब मेंथा की नीचे की पत्ती
पीले होने लगे और ऊपर की पत्तियां छोटी होने लगे, उसी समय काट लेना चाहिए। उसके बाद उसको हल्का मुरझाई अवस्था में काटें तो ज़्यादा तेल मिलता है, और उसके बाद जो उन्नत आसवन इकाई है उससे इसका आसवन करके तेल प्राप्त कर लिया जाता है। और इस तरह से जो तेल प्राप्त होता है वो उच्च गुणवत्ता का होता है, और इसमें तेल निकालने में भी किसानों को कम खर्चा करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, आपने समय निकाल के हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। कृषि समाचारों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं मौसम संबंधी तथ्यों की। मौसम की बात करें तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आंशिक बादल छाए रहेंगे। उत्तर भारत की कई जगहों पर बारिश या हिमपात हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पर गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। और अब आइए जायजा लेते हैं प्रदेश के प्रमुख शहरों के अनुमानित तापमान का। लखनऊ में आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इलाहाबाद में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। झांसी का अधिकतम 28 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। किसान भाइयों, इस मौसम की फसलों में रखरखाव के बारे में बात करें तो सामान्य समय पर बोए गए गेहूं में अब बाली बनने का समय है। ऐसे में किसान सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। ये सुझाव उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित फसल मौसम सतर्कता समूह में दिए गए। इनके सुझाव के अनुसार दलहन में कीट प्रकोप के प्रति किसान सचेत रहें और लक्षण दिखने पर तुरंत उपचार करें। दोमट भूमि में देरी से बुवाई वाले क्षेत्रों में नत्रजन की 1/4 मात्रा सिंचाई के बाद दें। हल्की मृदा यानी बलुई दोमट में नत्रजन की शेष मात्रा का आधा भाग दूसरी सिंचाई के बाद दें। सिंचित व असिंचित दोनों प्रकार के गेहूं में रोग वाली बाली दिखाई देने पर पॉलीथीन में डालकर काट लें और उसे जमीन में गाड़ दें। बोई गई प्रजाति की शुद्धता बनाए रखने के लिए बेकार पौधों को निकाल दें। गेहूंसा और जंगली जई आदि संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए मौसम साफ होने पर आइसोप्रोट्यूरॉन 75% WP 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% WP की 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा बुआई के 20 से 25 दिन के बाद 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सल्फोसल्फ्यूरॉन का प्रयोग संकरी तथा चौड़ी दोनों प्रकार के खरपतवारों के लिए किया जा सकता है। इस मौसम में तिलहनी फसलों की बात करें तो सरसों के नाशीजीवों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे इंद्रग्रोप, भृंग, क्राइसोपा, सिरीफेड आदि का फसल वातावरण में संरक्षण करना चाहिए। नाशीजीवों व उनके प्राकृतिक शत्रुओं की संख्या 2:1 का अनुपात होना चाहिए। यदि नाशीजीवों की संख्या प्राकृतिक शत्रुओं से अधिक है तो मौसम साफ होने पर डाइमिथोट 30 EC 1 लीटर या मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, जायद फसलों में उड़द की बुवाई के लिए पूरे प्रदेश में टा 9, नरेंद्र उर्द 1, आजाद उर्द 1, उत्तरा आजाद उर्द 2 व शेखर 2 आदि की बुवाई कर सकते हैं। टमाटर और मिर्च की भी रोपाई करें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर होगी उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार।